चले लास्ट बताओ क्या करके गए थे? हाँ मौलिक विद्युत, अच्छा वो हो रहा था ना अपने अच्छा परमाणु प्रतिरूप पहुंचा नहीं की थी, परमाणु प्रतिरूप किया था ना ऑनेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? ऑनेस्ट रदरफोर्ड ने। किसका यूज किया था उसने? अल्फा कणों का। किसका यूज किया था? अल्फा कणों का। अल्फा कणों पे कौन सा आवेश होता है? अल्फा कणों पे कौन सा आवेश होता है? बाद में। अल्फा कणों पे कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव होता है। कितना होता है? पॉजिटिव। भार कितना होता है? प्रोटॉन के भार के बराबर। रदरफोर्ड ने कौन से पत्र का यूज किया था? कौन सी धातु का पत्र था? सोने का था। किसका था? चलो मोटाई कितनी थी इसकी? 100 mm। कितनी थी? 3 परीक्षण किए थे। कितने? उसने देखा कि अधिकांश क्या हो गए? कण जो सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ? परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। चले उनमें से कुछ कण क्या हो गए थे? अपने पथ से विचलित हो गए थे। उनमें से कुछ कण क्या हो गए थे? अपने पथ से विचलित हो गए थे। चलो इसका मतलब बीच में कोई सघन भाग है, मतलब ठोस भाग है, तो उसको अपने से अंदर से जाने नहीं दे रहा, घूम रहा है। चले आगे। फिर क्या पता चला कि 20,000 कणों में से एक कण क्या आ गया था? वापस उसी दिशा में आ गया था। चले इसका मतलब क्या था? बीच में कोई सघन भाग, वो अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, जिसको नाभिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नाभिक नाम दिया गया। यहां तक हो गया था ना? चलो आगे एक भाई साहब आएंगे जिसका नाम है नील्स बोर। फिलहाल आपके आईटीआई का नहीं है ये। कैसे से रहे हो? चले बिरा दो, आ जाओ। चले आज का जो वैज्ञानिक है उसका नाम क्या है? नील्स बोर। इन्होंने क्या था कि परमाणु क्या है? सूक्ष्म कण है। परमाणु एक सूक्ष्म कण है, छोटा कण है। कैसा कण है? ये तो पहले बता दिया था, डाल्टन ने पहले बता दिया था ना। फिर उन्होंने क्या बोला कि परमाणु में क्या है? नाभिक है। परमाणु में नाभिक है। यह चीज भी पहले बता दी थी। चले नई चीज अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताई थी। चले अब एक नई चीज उन्होंने बताई थी कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कौन गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये बात पहले पता थी कि आपको? पता थी नहीं, ये भी नई चीज नहीं है, बता दी थी उन्हें। चले नहीं, इन्होंने बताई थी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π हो। NH/2π हो, जहां n का मतलब होता है कक्षा का नंबर, कुछ नंबर की कक्षा है। h का मतलब होता है स्थिरांक, फिक्स मान। इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34। कितनी होती है? 6.626 × 10⁻34। और ये सवाल पूछा गया सवाल है रेलवे। चले अगली खास बात, 2 का तो पता ही है, पाई का मान फिक्स होता ही है। चले तो दो चीजें याद रखना है। n का मतलब कितना होता है? कक्षा का नंबर। और h का मतलब क्या होता है? स्थिरांक। h क्या होता है? स्थिरांक। चले इसकी वैल्यू फिक्स है 6.626 × 10⁻34। अगली खास बात, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है क्या? 2n²। जहां n का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं क्या होता है? कक्षा का नंबर। चलने आगे। मैंने कहा सर क्या खास बात है? मेरे को ये बताओ, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तीसरी कक्षा में कितनी होगी? चौथी में कितनी होगी? और पांचवी में कितनी होगी? 5 तक बता दो। गलत है, देखो निकालना आना चाहिए। पहली कक्षा में 2n² फॉर्मूला तो ये लेंगे 2 का 2, n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। पहली कक्षा बोला है ना, तो n की जगह 1 का स्क्वायर।
तो 2 का 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 2 एकम 2। तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। दूसरी में निकालते हैं तो सेम फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2 का 2, n की जगह कितना रखूं मैं? कक्षा का नंबर, n के बोले कक्षा का नंबर, कौन सी कक्षा है? सेकंड नंबर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का 2, इस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 दूनी। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। पल्ले पढ़ रहा है ना? तीसरा फॉर्मूला भी नहीं लगेंगे, सीधा बताओ कितना होगा? तीसरी कक्षा है, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, होगा कि नहीं होगा? चौथी कक्षा में देखो, चौथी का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, चौथी में 32, पांचवी कितनी होगी? पचम 25, 25 दूनी 50, निकल जाएगा ना? ऐसा नहीं समझ आया तो ये वाला फॉर्मूला था ही 2n स्क्वायर। कौन सी कक्षा? तीसरी। 2 का 2, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। ये तो सीधा लिख दे क्या? लिख दे सीधा। इसमें कितने होंगे दिनेश? चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? चौथी कक्षा में परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10। बत्तीस होगी ना यार। 2 का 2, कौन सी कक्षा पूछी है? चौथी। 4 का स्क्वायर, 2 का 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 दूनी कितने हो गए? 32 हो गए। 10 कैसे हो गए? समझ, ये भी ऊपर से जा रही है इतनी छोटी सी लाइन। जो कक्षा बोले उसका स्क्वायर करके क्या कर दो? डबल। मैंने पूछा 7वीं कक्षा में बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 7 का स्क्वायर 49, 49 का 2 गुना 98, निकलेगी। छठी कक्षा में पूछे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72। 10वीं कक्षा का पूछे तो 200। नहीं समझ आएगी मेरी बात? जो कक्षा बोले उसका स्क्वायर करना और क्या कर देना? डबल। चले आगे, आ जाओ। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है तो न तो ऊर्जा प्राप्त करता है न ही, चले आगे। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी कक्षा में क्या करता है? चक्कर निकालता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या करता है? चक्कर निकालता है। तो अब कोई ना कोई तो ऊर्जा लगती होगी ना, है ना? जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है, ना तो ऊर्जा प्राप्त करता है, ना ही ऊर्जा का ह्रास करता है, मतलब ना ही लॉस करेगा ना ही प्राप्त करेगा। नहीं समझ आएगी मेरी बात? जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है तो ना तो ऊर्जा प्राप्त करता है, ना ही ऊर्जा का नहीं ह्रास करता है। क्या करता है? अपनी जगह पे घूमता रहता है। आगे जाके पढ़े हुए आप भाई, अपने आईटी की चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन खुद में 2 गति होती है, एक तो कक्षीय गति, कक्षा में घूमता रहता है, साथ में खुद भी घूमता रहता है। वो लट्टू देखा है? खुद भी घूमता है और बार बार भी घूमता है। वो है ना ऐसे फेंकता है लट्टू, नहीं होता क्या? अब देखना, वो खुद भी तो घूम रहा है अपने अक्ष पर, मतलब खुद की दूरी पर भी घूम रहा है और बार बार भी तो घूम रहा है। वैसे इलेक्ट्रॉन में भी 2 गतियां होती है, एक खुद भी घूमता है कक्षा में भी, एक होती है कक्षीय गति यानी कि कक्षा में घूम रहा है, एक होती है कौन सी? ध्रुवीय गति यानी कि खुद के ध्रुवी पर घूमता है। चले, ये कंपटीशन की बात है, आपको नहीं पूछी जाएगी। चले आगे, आ जाओ। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है तो वह अपनी कक्षा छोड़कर ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है। मैंने कहा सर ये लाइन ही नहीं समझ आई। ये अपने पास क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक में P+ यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये होती है अपनी कक्षा, नहीं होती क्या? चले, हालांकि गोल नहीं होती, दीर्घवृत्ताकार होती। कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। चले आगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, चले, ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। दूसरी में कितने हो सकते हैं? कैसे? तीसरी में 3 का स्क्वायर कर, 3 का स्क्वायर
9, 9 का 2 नहीं 18 होंगे तीसरे में। चले, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी उसकी ऊर्जा में बढ़ोतरी, आप बाहर से ऊर्जा देते हो उसको, क्या देते हो ऊर्जा, तो ये कक्षा छोड़ के कहां चला जाएगा ऊपर, नाभिक से इसका जो कंट्रोल पावर वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो ये कहां चला जाएगा ऊपर वाली कक्षा में। ये लाइन मैंने लिखी है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करती है ऊर्जा बढ़ती है, इसमें जब ऊर्जा बढ़ती है तो अपनी कक्षा को छोड़कर कहां चला जाएगा ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है। और क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होती है, ऊर्जा में कमी होती है तो वह अपने से नीचे वाली कक्षा में आ जाता है, अपने से नीचे वाली कक्षा में आ जाता है। अब एक बात बताओ, ये यहां से उठ के वहां गया था, ऊपर गया, अब इसकी ऊर्जा मान लो कम होगी, किसी कारण क्या होगी, तो नाभिक इसको खींच नहीं लेगा, क्या वापस कहां जाएगा नीचे वाली कक्षा में। सवाल पूछा गया है ये कि जब इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा स्तर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर बढ़ता है तो कौन सी कक्षा में जाता है, अपने से नीचे वाली कक्षा में जाएगा, अपने ऊपर से ऊपर वाली कक्षा में, अपने से ऊपर वाली कक्षा में जाएगा हमेशा। चले आगे, ऊर्जा अगर क्या हो रही है कम हो रही है, उसमें ऊर्जा का अगर लॉस हो रहा है तो कौन सी कक्षा में जाएगा, अपने से नीचे वाली कक्षा। 3 स्टेज है, खुद यहाँ बढ़ा है, ऊर्जा बढ़ गई तो यहाँ चला जाएगा, ऊर्जा कम हो गई तो यहाँ से नीचे आ जाएगी। आगे क्या मेरी बात समझ में, क्या चबा रहा है, कुछ खा रहा है? मेरी क्लास में कोई कुछ मुंह नहीं चलाएगा, कोई खाएगा नहीं और पेन नहीं चलाएगा कभी भी, ये ध्यान रखना। जब तक मैं समझा रहा हूँ मेरा मार्कर चल रहा है। चले, इतना उतारो, उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चले, अब आप 3 कण पढ़ोगे। एक होता है प्रोटॉन, क्या होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके अलावा भी पाए जाते हैं। अगर आप कभी तैयारी करोगे ना, केमिस्ट्री पूरी पढ़ोगे तब पता चलेगा आप लोगों को। अपने को ये 3 ही पढ़ना है इसके बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 3 कण होते हैं। चले, बात करें प्रोटॉन की। एक याद रखना, ईंट पग नाचे। जब ईंट है ना पैर पर गिरती है तो आदमी क्या करने लगता है, नाचने लगता है। ये छोटी सी ट्रिक है याद हो करने के लिए। जैसे प्रोटॉन कहां दिख रहा है, ये P4 क्या होता है प्रोटॉन, P4 प्रोटॉन। प्रोटॉन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, गए फॉर गोल्ड स्टील। पहले सबसे पूछा जाएगा खोज करता, खोज किसने की थी, गोल्ड स्टील ने की थी। किसने खोज की थी, गोल्ड स्टील ने। किसने खोजा था, प्रोटॉन के खोज करता क्या नाम है, गोल्ड स्टील। फिर आपको पूछा जाएगा इस पे चार्ज, कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक, पॉजिटिव चार्ज होता है। चले, पूछेगा कितना चार्ज होता है तो याद रखना प्लस का होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज को बोलते हैं आवेश, क्या बोलते हैं आवेश। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.67 × 10⁻⁻ क्या -19 कूलम। कूलम किसकी इकाई होती है, आवेश की। किसकी इकाई होती है, आवेश की। उसके बाद फिर पूछा जाएगा भार। इसका भार कितना, इसका भार होता है 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। दोबारा सुन लेना, अच्छे से समझना, डाटा फिक्स है, याद रखना चाहिए। प्रोटॉन पर धनात्मक P4 पॉजिटिव, P4 प्रोटॉन, ये तो याद हो जाएगा कि धनात्मक आवेश होता है। कितना आवेश होता है, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश पूछे तो कूलम, भार कितना है किलो में। अगर भार पूछे तो भार कितना होता है 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम। अगर आपको खाली ग्राम में पूछे तो कितना होगा 1.6725 इंटू 10⁻24। 3 जीरो क्या कर दो कम, किसमें बदल जाएगा, ग्राम में। किसमें बदल जाएगा, ग्राम में। चले क्या आगे, उसके बाद आपको पूछी जाएगी स्थिति, लोकेशन, कहाँ रहता, कहाँ ये रहता, कहाँ रहता है ये नाभिक। कहाँ रहता है, नाभिक। नाभिक के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक। तो नाभिक पे कौन सा आवेश होगा, धनात्मक आवेश होता है। नाभिक पे भी कौन सा आवेश होता है,
धनात्मक आवेश होता है। तो दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक। दोबारा, प्रोटॉन के खोज करता, ईंट पग नाचे, P फॉर प्रोटॉन, G फॉर गोल्ड स्टील। प्रोटॉन के खोज करता कौन है? गोल्ड स्टील। कौन है? गोल्ड स्टील है। चले, आवेश अगर पूछा जाए कौन सा आवेश होता है? धनात्मक। कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। कितना होता है? 1.67 × 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। वजन पूछे तो भार कितना होता है? किलोग्राम में 1.6725, 1.6725, 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम। ग्राम में पूछे क्या करना है? 3 जीरो कम कर दो, -24 लग जाएगा। चलूं आगे। रहता कहां पे? नाभिक में। कहां रहता है ये? नाभिक में। यहां तक कोई दिक्कत समझे परेशानी? आ जाओ, बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऊपर देखो, ईंट पग नाचे, ईंट पग नाचे। देखो, न फॉर न्यूट्रॉन, न फॉर न्यूट्रॉन। इस चे से इसका आ जाएगा खोज करता। खोज करता होगा चैंडविक, जेम्स चैंडविक। चैंडविक कौन है? चैंडविक। न्यूट्रॉन के खोज करता कौन है? चैंडविक। चले, उसके बाद पूछा जाएगा चार्ज, आवेश कौन सा होता है इस पर? न्यूट्रल बोले तो न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं होता। कोई आवेश नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? उदासीन होता। कैसा होता है ये? उदासीन। कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है। चलो आगे। उसके पास अगर कोई आदमी मान लो पागल है, दिमाग नहीं है, मान लो आवेश नहीं उसमें, भार तो होगा ही होगा उसका भाई, वजन तो होता ही होता होगा, मतलब इसका वजन तो होता ही होता है। भार, भार कितना होता है? लगभग प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर। और प्रोटॉन का भार कितना था? 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम। इसका कितना होता है? 1.6748 × 10⁻27 किलोग्राम। अगर ग्राम में पूछे तो 1.6748 × 10⁻24 ग्राम। चले, इन दोनों में से भारी कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार में से भारी कौन है? एक तरफ 1.6725 है, एक तरफ 1.6748 है। इन दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है? एक बात बताओ, मैं एक संख्या लिखता हूं, 1.1, 1.2, 1.5, 1.9। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी? लगने में लग रहा है ना 1.1 बड़ी लग, जबकि ये तो 1 रुपये 10 पैसे, ये 1 रुपये 20 पैसे, ये 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 90 पैसे। कौन बड़ा है ना? पॉइंटों के बाद देख लो संख्या बढ़ रही है ना। चले, दोनों में से तो बड़ा देना। चले, दिखने लेकिन माइनस में, लेकिन माइनस में दिखने में कौन हल्का लग रहा है? ये, लेकिन इससे तो माइनस में कम है ना। और माइनस जो संख्या बड़ी, वो जितनी ज्यादा दिखती है उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती क्या? तो सबसे भारी कण कौन सा होगा? न्यूट्रॉन। ये लाइन समझ आएगी नहीं? सबसे भारी कण। और ये सवाल पूछा गया था, वेरी वेरी मोस्ट है। परमाणु उपस्थित सबसे भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। कौन सा होता है? और सब पढ़ाते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन भारी नहीं होता। दिखने में कौन लग रहा है आपको भारी? इन दोनों में से हल्का कौन लग रहा है? ये दिखने में लग रहा है ना, लेकिन माइनस में है ये, तो ये भारी होगा। नहीं समझेगा मेरी बात भाई? दिखने में तो ये देखो, ये कम है ना संख्या। मान लो ये क्या है? 16,748 है। कितनी है? 16,748 रुपए। ये कितने? 16,725। दोनों में से बड़ी कौन सी दिख रही? वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। बाहर तो कितना है? माइनस में है ना। अब ये संख्या दिखने में कौन संख्या बड़ी है? ऐसे याद रख लो आप। ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है? न्यूट्रॉन संख्या बड़ी दिख रही है ना। ये 16,725 रुपए, ये 16,748 रुपए, मतलब ज्यादा रुपए ये है ना, तो सबसे भारी क्या रख जाएगा? बस ऐसे याद रख लो। इस पे कोई आवेश नहीं होता, लगता नहीं, होता ही नहीं, न्यूट्रल होता है, जीरो आवेश है। चलो आगे। इलेक्ट्रॉन खोज करता पूछा जाएगा आपको। खोज किसने की थी? ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। थॉमसन या थॉमसन, याद रखना, थॉमसन या
थॉमसन। टी से थॉमसन भी बन सकता है, टी से थॉमसन भी तो बन सकता है, तो थॉमसन या थॉमसन। चलो आगे। फिर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये तो सबको ही पता है आप लोगों को। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा ना, ऋणात्मक चार्ज होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। कितना होता है आवेश, आवेश कितना होता है? माइनस का याद रखना, माइनस 1.67 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। कूलम। मैंने पहले क्या बोला था, परमाणु एक क्या है, उदासीन है। कैसा है, उदासीन है। जब तक उसको रासायनिक अभिक्रिया नहीं करवाई जाएगी तब तक वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। चलो आगे। क्यों नहीं करेगा? इसका आवेश कितना है, 1.67 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। इसका आवेश कितना है, 1.67 इंटू माइनस 19 कूलम, यही तो है। लेकिन एक प्लस में एक इसमें तो होता ही नहीं है, एक प्लस में एक माइनस, दोनों कट के जीरो नहीं हो जाएगा क्या? तो परमाणु खुद क्या एक उदासीन है, परमाणु खुद क्या है, उदासीन है। कारण क्या, दोनों का आवेश क्या है, समान, लेकिन विपरीत है। कैसा है, विपरीत, एक प्लस में और एक माइनस में। इसीलिए कहा जाता है परमाणु खुद क्या है, उदासीन। जब तक उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं करवाई जाए तब तक वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। आवेश हो गया। उसके बाद कितना क्या पूछा जाता है, भार। भार आप याद रखोगे इसका 9.11 इंटू 10 की घात माइनस 31 केजी, माइनस 31 केजी। ग्राम में अगर पूछा जाए तो ग्राम में क्या करोगे, 3 जीरो तो कम हो ही जाएगी, 28 तो हो ही जाएगा। आगे याद रखोगे 9.02, 9.02 ग्राम, ये आपको रटना ही पड़ेगा। चले। उसके बाद इसकी त्रिज्या आपको याद रखनी है। त्रिज्या, त्रिज्या होती है 1 मिली। कितनी होती है, 1 मिली। और 1 मिली को आपको पता 10 घात माइनस 3 नहीं बोलते क्या? अरे नहीं बोलते क्या, 10 घात माइनस 3 मीटर या 1 मिली होती है। कितनी होती है, 1 मिली। रहता कहां पे ये, स्थिति कहां होती है इसकी, कक्षाओं में। कहां होती है, कक्षाओं में, या ऑर्बिट बोलते, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, या इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। न्यूट्रॉन कहां रहता है, नाभिक में। कहां रहता है, नाभिक में। चले। ये जितना भी डाटा है ना, ये आपको सारा का सारा याद होना चाहिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। खोज करता आपको पूछा कोई नहीं जाएगा। दोबारा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर रहते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चले। कक्षा में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, गोल्डस्टीन। कौन थे, गोल्डस्टीन। चलो आगे। प्रोटॉन पे आवेश कौन सा होता है, धनात्मक। आवेश कौन सा होता है, धनात्मक। चलो आगे। कितना आवेश होता है, 1.67 10 घात माइनस 19 कूलम। चलो क्या आगे। उसके बाद भार अगर पूछा जाए, भार कितना होता है इसका, 1.6725 इंटू 10 घात माइनस 27 किलोग्राम। ग्राम में करना तो 3 जीरो क्या कर देंगे, कम। न्यूट्रॉन आ जाओ। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता। खोज करता कौन थे, चैंडविक, जेम्स चैंडविक थे। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद भार कितना होता है इसका, लगभग प्रोटॉन के बराबर, लेकिन भारी होता है। क्या होता है, हल्का सा भारी। तो सबसे भारी कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। सबसे भारी कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। भार कितना होता है, 1.6748 इंटू 10 घात माइनस 27 ग्राम, किलोग्राम। ग्राम होगा तो 24 हो जाएगा, माइनस 24। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, 9.11 इंटू 10 घात माइनस 31 केजी। ग्राम में पूछे तो 9.02 इंटू 10 घात माइनस 28 केजी। चलें क्या आगे। एक चीज नोट डाल के याद रखोगे आप, नोट, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा कितनी होती है, याद रखना 6.18 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 6.28 है, 6.28 इंटू 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 6.28 इंटू 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एक कूलम में। और ये सवाल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। चले, यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है पूछ लो, वरना आगे चलते हैं। चलो अब आप आगे देखो, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु भार बोलते हैं इसको।
ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को क्या बोलते हैं? परमाणु भार लिख लो, परमाणु भार। क्या ये? परमाणु भार। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? परमाणु भार। अगला, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, भी कहते हैं। ये सवाल भी याद रखना आपको। केवल प्रोटॉनों की संख्या पूछे, भाई परमाणु भार पूछे तो P प्लस एन, P प्लस एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग। अगर आपको पूछे परमाणु द्रव्यमान किसको बोलते हैं, तो परमाणु की जितनी संख्या होती है वो क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। चले आगे। अगला, प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के भार से 1845 गुना ज्यादा होता है, गुणा होता है, गुणा होता है। मतलब क्या? प्रोटॉन का जो भार है वो इलेक्ट्रॉन के कितना होता है? 1845 गुना। कितना होता है? जब जाके निकलता है तब जाके दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। चले, प्रोटॉन का भार किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के 1845 गुना के। दोनों में से हल्का कौन है? अरे इलेक्ट्रॉन हल्का है, तभी तो उसको किससे गुणा करनी पड़ी? 1845, तभी तो इसके बराबर आ रहा है। नहीं समझेगा मेरी बात? भाई एक आदमी 2 रोटी खा रहा है, एक मैं सिंगल बेटा कितना रोटी खा रहा हूँ? 4 रोटी। तुम 3 जने मिलकर 3 रोटी खा रहे हो, या तुम 3 ने मिलकर 4 रोटी खा रहे हो, तो अपन बराबर तभी होंगे ना। तब तुम 4 मिलकर, 3 जने मिलकर 4 रोटी खा रहे हो, मैं अकेले 4 खा रहा हूँ, तो ज्यादा तो मेरे बराबर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 जनों को 4 रोटी खानी पड़ेगी। वैसे प्रोटॉन का भार क्या है? इलेक्ट्रॉन के भार को अगर बराबर करना है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? 1845 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके भार बराबर होगा। वो हाँ आवेश है वो, तो मैं भार की बात कर रहा हूँ। भार किलोग्राम में होता है ना। आवेश तो दोनों पे बराबर होता है, एक पे प्लस और एक पे माइनस। आवेश की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? भार की। एक याद रखोगे, उप कक्षाएं होती है, जैसे मुख्य कक्षाएं होगी, मुख्य कक्षा, परमाणु मुख्य कक्षा तो होती है K-L-M-N ऐसे करके चलती है। चले, एक कक्षाओं के अंदर भी उप कक्षाएं होती है, उप कक्षा, जिसको बोलते हैं SPDF, SPDF। एस के अंदर पूछा जाएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2। कितनी हो सकती है? 2। 2 में 4 जोड़ना कितनी होती है? 6। फिर 4 जोड़ना 6 में, फिर 10 में 4 जोड़ना। ये पूछी गई सवाल है। इनको बोलते हैं उप कक्षा। क्या बोलते हैं? उप कक्षा। उप कक्षा कैसे याद रखोगे? SPDF, एस को हटा दो, PDF तो याद हो ही जाएगा। SPDF केवल एस का याद रखो। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। उसके बाद 4 जोड़ते जाओ। सीधा अगर पूछो F कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14। कितने हो सकते हैं? 14। F में, F D में 10, P में 6, S में 2। इसी से क्या, इसी का उप कक्षा से किसकी उत्पत्ति हुई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी उत्पत्ति हुई है? जिसको आप बताते हो ना कि आपके पास इधर इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ कितना होगा। जैसे क्या बोलते हैं, तांबे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तांबे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछे तो कितना? इसके लिए आपको कितना पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसमें? 29। चले, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरी में 8। तीसरे में कितनी आ सकते हैं? 18। टोटल कितने होगा देखो, 18 और 2 20, 8।